बारिश में पेड़ गांव। चिलचिलाती गर्मी में कुम्हार चाक पर मिट्टी से घड़े मटके निखार रहा था। हाय हाय, इस दमकती गर्मी ने तो मकई के दाने की तरह भून के रख डाला है। सोचा था तड़के सवेरे थोड़ी ठंडक में बर्तन बनाऊंगा, मगर सूरज देवता तो चढ़ते ही आग बरसा रहे हैं। जल्दी से बस सावन भादों का दिन आ जाए। बारिश का नाम सुनते ही कुम्हारिन झल्ला कर बोली, अजी तुम क्यों बरखा का नाम ले रहे हो? पता है ना हमारा गांव कितना कच्चा है। 1 से 2 दिन भी बारिश हो जाती तो गांव दलदल की तरह दहने लगता है। खाना पकाने के लिए भी ईंधन नहीं मिलता है, मड़ई भी चूने लगती है। दरअसल गोपालगंज गांव के सभी परिवार घास मिट्टी की मड़ई बनाकर रहते हैं। ज्यादातर लोग किसानी करने वाले थे, जबकि कुछ कुम्हार, धोबी, मछुआरे जात वाले भी लोग बसे हुए थे। सब स्नेह प्रेम और मेल जोल से रहते थे, मगर बरसातें लगते ही गांव वालों को परेशान होना पड़ता था। दुखी होकर इस बार तो इंद्र देवता हमारे गोपालगंज गांव में बादल बरसाना भूल गए हैं। सावन भादों का मौसम लगे 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन अभी तक बरखे की एक बूंद भी खेत में नहीं पड़ी। बूढ़े किसान सुखिया की बात सुनकर हरि अपने खेत में मुरझाए हुए धान की पौधों को देखकर कहता है, जब तक बारिश की फुहार इस धान के पौधे पर नहीं पड़ेंगी, धान में बालियां भी नहीं फूटेंगी। और जब धान की फसल तैयार नहीं होगी तो व्यापारियों को क्या बेचेंगे और परिवार का पेट कैसे भरवाएंगे? बेचारे सारे गरीब किसान अपने खेत बाड़ी में बैठकर बारिश होने का बाट जो रहे होते हैं। तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सारे किसान प्रसन्न हो उठते हैं। अरे अरे देखो देखो, सुखिया काका, दिनेश, कमलेश, अरे बारिश होने लगी। अरे इंद्र देवता की दया से हमारे खेत पर मेघ बरस पड़े। सभी किसान बारिश में झूमते गाते हुए धान के पौधे उखाड़ के नए सिरे से दोबारा रुपाई करते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे जिया झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। अरे दिनेश, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे हीरे मोती हाथ लग गए हों। काका, हम किसानों के लिए ये बारिश का मौसम किसी हीरे मोती से कम थोड़े होता है। अगर बरसात ना पड़े तो हम खेत को सींच पाएंगे क्या? जहाँ सारे किसान वर्ग धान की रुपाई कर रहे होते हैं, वहीं घर पर उनकी स्त्रियां चूती हुई मड़ई की छत सहेजने में लगी थीं। हे भगवान, थोड़ी सी बारिश पड़ते ही ये पुआलों का घर चूने लगता है। थोड़ी देर पहले रसोई लीपी थी और फिर से भीग गया। इस मचान का ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सरला रसोई के पास चूल्हा जलाने के लिए रखे पुले उठाकर बाहर आती है, जहां बूढ़ी सीता काकी छप्पर पर चढ़कर लौकी तुरई की बेल सहजा रही थी। हे भगवान, एक तो ये बारिश, ऊपर से आंधी पानी। अरे अभी तो मेरी लौकी तुरई में फूल ही लगे थे, फरी भी नहीं थी। ओ सरला काकी, जरा अपनी लकड़ी की सीढ़ी तो दिखा दो मुझे। अपने मकान पर ये पुले बिछाने हैं। जंगल में इतने पेड़ पौधे हैं, उनसे लकड़ियां काट कर सीढ़ी बना लेती हूँ। तुम आज के जमाने की लुगाई भी बड़ी फुहार हो, खाली बना लो, खा लो और पड़ जाओ घर में। सीता काकी बहुत ही मीठे स्वभाव की थी। गांव की बहुओं को वो अपनी बहू के जैसे मानती थी, पर सबकी तुलना में वो काफी ज्यादा मेहनती थी। ज्यादातर वो ठंडक के लिए जंगल के पेड़ पौधों की हवा खाने जाती तो लकड़ियां बीन कर लाती थी, जिससे वो हाथ पंखे, सीढ़ी, पटरा सब कुछ बना कर रखती थी। छत सही करते करते सांझ ढल जाती है, तभी रूपा लाजो बांस की टोकरी ले आती है। अरे ओ सरला बहन, आज लकड़ी लेने जंगल नहीं चलोगी क्या? बस बस आई लाजो बहन, लकड़ी बीन कर नहीं लाऊंगी तो आज कैसे जोड़ूंगी। मौसम साफ होने पर सभी औरतें जंगल में आती हैं, जहां काफी तादाद में मोटे मोटे तने वाले पेड़ थे। पर उनमें से सबसे पुराना विशाल पेड़ जंगल के बीच खड़ा था, जिसका तना बहुत मोटा था और टहनी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी। ये देखो, तूफान से जंगल में कितने सारे आम टूटकर गिरे हैं, चलो चुन लेते हैं। सभी बहुएं पेड़ों से टपके कच्चे पक्के आम और लकड़ी पत्तों को बटोरकर घर लाकर खाना पीना बनाने में जुटती हैं। सरला, रोटी बन गई हो तो परोस दो, ताकि मैं खा पी कर सोऊं। दिन भर खेत में काम किया है। चूल्हे के धुएं से परेशान सरला झुंझला कर बोलती है, अजी तब से तो चूल्हा फूकने में लगी हूँ, लकड़ी इतनी गीली हो गई है कि आंच नहीं जल रहा है। लाजो, जब तुम्हें पता था कि बारिश का मौसम है तो सांझ से खाना पीना बनाने में लग जाती ना। आजी, मैं घर में रहकर कोई झक नहीं मार रही थी, मचान ठीक करने में लगी हुई थी। तुमसे तो एक पक्का मकान बनवाया नहीं जा रहा, तो कम से कम छत तो पक्की डलवा दो।
लाजो रोटी बेलती है, तभी भंडार कोने की दीवार की दरार से पानी घर में भरने लगता है, जिससे रसोई का अनाज की बोरी भीगने लगती है। इस बारिश ने तो तबाह करके रख दिया है। चैन से खाना पीना बनाना भी दो भर हो गया है। बारिश के चलते सभी की छत टपकने लगती है, जो झगड़े का जड़ बना हुआ था। देखते देखते बारिश का मौसम चरम सीमा पर आ जाता है। दिन रात की बारिश के चलते नदी के पानी का स्तर नदी से उफन कर ऊपर बहने लगता है। पूरा गांव, खेत, खलिहान सब बाढ़ में डूब जाता है। कितनी आशाओं से खेत में बीजों की रोपनी की थी कि इस बार फसल की कटाई से साल भर बैठकर रोटी खाएंगे, मगर राम जी तो हम गरीब गांव वालों पर बारिश का कहर तोड़कर दाने दाने के लिए तरसा रहे हैं। तभी भयंकर बारिश से छत उड़ जाती है। माँ, बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी खाना है, दे दो ना। मम्मी, मुझे भी भूख लगी है, खाना दे दो। राजू, मुन्नी दोनों चौकी पर बैठे रहो, देती हूँ। घर में घुटनों से ऊपर भरे बाढ़ के पानी में से सरला ऊंचे पर रखे बर्तन में देखती है, जिसमें केवल एक रोटी पड़ी थी। हे भगवान, तू कैसा दिन दिखा रहा है। एक रोटी में मेरे भूखे बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। डबडबाई आंखों से सरला आधी रोटी दोनों बच्चों में बांट देती है। दोनों काट काट कर खाने लगते हैं। तभी बारिश का पानी सबके घर में ठेल कर भर जाता है। पूरा गांव डूबने लगता है। बाबूजी, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। गुड़िया, डर मत, मैं तुझे पकड़ लूंगा बिटिया। तभी ननकू नाव खेवते हुए मुखिया जी को बिठा कर लाता है। मुनिया, बिटिया मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ। बाढ़ में डूबते हुए गांव वालों को मुखिया नाव में बिठा बिठा कर जंगल के पेड़ के सूखे वाले स्थान तक पहुंचाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सारे किसान अपने खेत तबाह होने के चलते छाती पीट पीट कर विलाप करते हैं। हम किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई मुखिया जी। दिनेश, खुद को संभाल, खेती बाड़ी तो फिर से बस जाएगी। जान बच गई, यही बड़ी बात है। इन पेड़ पर बैठी गौरैया को देख, ये ना तो खेती करती है और ना ही फसल काटती है, फिर भी विधाता इनका पेट भरता है। तभी राजू मुन्नी पेड़ पर गौरैया के घोंसले को बड़े ध्यान से टुकुर टुकुर करके देखते हैं। मुखिया काका, ये पेड़ तो कितना विशाल और बड़ा है। इस पर कितनी गौरैया में घोंसला बना रखा है। हम गांव वाले भी इसी पर अपना घर बसा लेते हैं। वैसे भोलेपन में ही राजू ने हमको उचित विचार दे दिया। हम इस पेड़ पर अपना घर बसा सकते हैं। पर मुखिया जी, ये पेड़ हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है। इसकी जड़ अंदर से खोखली पड़ गई होगी। इस पर हमारा पूरा गांव कैसे आएगा? सीता बहन, प्रयत्न करने से सब कुछ संभव है। और इस जंगल में ज्यादातर देवदार के पेड़ हैं। देवदार की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। हम अपना घर उसी से बनाएंगे। बरसात के मौसम में कब तक बिना छत के इस पेड़ के नीचे शरण लेंगे। कोई चारा ना बचने पर पूरा गांव एकजुट होकर पेड़ पर ही अपने अपने लिए घर तैयार करने लगते हैं। कुछ लोग लकड़ियां काट कर लाते हैं, वहीं औरतें पुरुषों के साथ पेड़ घर बनवाती हैं और अंत में पेड़ की मजबूत डाली पर ही वो रसोई भी बनवाती हैं। यह पेड़ घर वाली रसोई तो कितनी बड़ी है, एकदम राज रसोई की तरह। हमारे घास फूस की रसोई में तो कितनी घमस भरी और गर्म रहती थी, मगर ये पेड़ रसोई ठंडक भरी है। हम यहाँ पेड़ पौधों की शुद्ध हवा खाते हुए खाना पीना बनाएंगे। फिर सभी बहुएं जंगल से साग, जंगली गोभी, कच्चे केले, कैरी और कंदमूल तोड़कर पेड़ घर मिलाती हैं। वहीं कुछ बहू रसोई में मिट्टी का 4 मुंह का चूल्हा बनाकर पूरे गांव को खाना पीना बनाती हैं। सीता केले बरगद के पत्तों से पत्तल बनाती हैं, जिसमें बहुएं खाना बनाकर पूरे गांव को परोस कर खिलाती हैं। इस तरह बारिश में गरीब गांव के निवासी अपना बचाव और गुजर बसर करते हैं। तो वहीं थोड़े दिन बाद बाढ़ का स्तर घटने के साथ जमीन सूख जाती है। शांति आसपास से कुछ सूखी घास इकट्ठा करके लाती है तो सीढ़ी लगाकर काजल छत पर सूखी घास जगह जगह लगा रही होती है। तभी वहाँ आशा आती है। भाभी बेटी के साथ मिलकर घर की छत तो ठीक कर ली, पर इस बारिश के मौसम में लोगों का तो काम धंधा नहीं चलता। तुम एक दिन का राशन 7 दिन चलाती हो, उसका क्या? बेटा भी पता नहीं शहर में क्या करता है, किसको खबर। आशा ताने देकर वहाँ से अपने घर में चली जाती है। बुआ कितनी बुरी है ना माँ, इन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। काजल, इन माँ बेटी को तेरे पापा ने अपनी माँ बहन से बढ़कर माना और इन सौतेली माँ बेटी ने अपना असली रूप उस दिन हमें दिखा दिया। आप सारे दिन खेत में काम करते हैं, जो भी पैसा मिलता है वो सारा माँ जी को दे देते हैं। हमारा बेटा शहर गया है पढ़ने, कुछ अपने परिवार के बारे में भी तो सोचो। जानती, मैं अपनी माँ का सगा बेटा नहीं हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझे पाला। वो किसी एहसान से कम नहीं। और आज जब पापा की तबीयत खराब है तो मुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। और वैसे भी
हम कोई गरीब नहीं। अगर हमारा बेटा कल को कोई अच्छी जॉब नहीं कर पाया तो भी मैं उसे खेती करना सिखाऊंगा, और ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों भाई बहन की ही है। विनोद अपने और अपने परिवार की न सोचकर सारे पैसे अपनी मां को दे देता है और कुछ ही दिन में विनोद के पिता की मौत हो जाती है। पिता के जाने के कुछ ही दिनों बाद उमा सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देती है और उन्हें एक कच्चा झोपड़ी जैसा घर देती है। मेरी बेटी मेरी सगी है और तू सौतेला। जब तक तेरा बाप जिंदा था मैंने तुझे और तेरे परिवार को यहाँ रहने दिया, पर अब ये सब कुछ मेरी बेटी का है, इसीलिए छोटा सा सब्जी का खेत और वो झोपड़ी लेकर निकल जा यहाँ से। माँ, मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है, हर महीने उसे पैसे भेजने होते हैं। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी के बारे में सोचना है। अगर ऐसे वक्त में तुम हमें घर से निकाल दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? अगर तुम मेरे नाम कुछ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर हमें घर से मत निकालो। भैया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि अब सब कुछ मेरा है और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। आशा अपनी मां के साथ मिलकर विनोद, शांति और काजल को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। ये सदमा विनोद बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपाहिज हो जाता है। माँ, पापा की बारी में जब भैया को पता चला तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ काम करना भी शुरू कर दिया, पर अब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो काम भी कर रहे हैं। मैंने सब्जियां बेचकर बड़ी मुश्किल से तेरे भाई को पढ़ाया है, पर काजल 2 महीने से तेरे भाई ने पैसे नहीं भेजे। तू उसे फोन करके पूछ सब ठीक तो है। अब घर में जाकर काजल अपने कीपैड फोन से अमित को फोन करती है। भैया, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हमने घर की मरम्मत कर ली है, पर आपने 2 महीने से पैसे नहीं भेजे और पापा की दवाई खत्म हो रही है। वहाँ सब ठीक तो है ना? यहाँ सब ठीक है, बस कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए पैसे नहीं भेज पाया, पर जल्द ही पैसे भेजूंगा। इतना बोलकर अमित फोन रख देता है और रोने लगता है। तभी नेहा उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, इसीलिए तो कह रही हूँ हम दोनों शादी करके तुम्हारे गांव चलते हैं, वहीं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। पर नेहा, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे पापा के पास बस छोटी सी नौकरी करता हूँ। जब से तुम्हारे पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी। ऐसा ना हो कि उनकी वजह से मुझे पूरे शहर में कहीं काम ना मिले। मेरे पापा को जो करना है करने दो, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शहर में नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, हम गांव में रहेंगे। नेहा अमित को मना लेती है और वो दोनों शादी करके शहर जाते हैं और सारी बात शांति को बताते हैं। क्योंकि नेहा अमित के साथ अपना घर परिवार पैसे सब छोड़कर आई थी, इसलिए शांति अपनी बहू को अपना लेती है और अगली सुबह आधा किलो तेल और 1 किलो दाल लेकर आती है। काजल, सारी सब्जियां अंदर रख दे, बाहर मौसम बहुत खराब है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। माँ जी, घर में राशन खत्म है और आप सिर्फ आधा किलो तेल और 1 किलो दाल लेकर आए हैं। ये तो बस 1 दिन का राशन है। बहू, तेल और दाल मैं लेकर आ गई हूँ, सब्जी हमारे घर में रखी रहती है, आटा और चावल घर में है थोड़ा, इसीलिए ये 1 दिन का नहीं 1 हफ्ते का राशन है। इतना बोलकर शांति काजल के साथ सारी सब्जी घर में रखने लगती है और ये देख नेहा को अपने मायके के दिन याद आते हैं। सुबह सुबह आलू के पराठे खाकर दिन बन जाता है। वैसे दोपहर में क्या बन रहा है? दोपहर में तेरी पसंद की दाल मखनी, जीरा राइस, रोटी और पनीर की सब्जी, और रात में मैं सोच रही हूँ कि पूरी सब्जी खीर बना लूं। नेहा अपने मायके के दिनों को याद करके खाना बनाने के लिए बैठती है और जब कढ़ाई में तेल डालती है तो काजल बोलती है, भाभी, मैं समझती हूँ आज आपकी पहली रसोई है, आपका कुछ अच्छा बनाने का मन होगा, पर इतना सारा तेल मत डालो। खाने में हमें आधा किलो तेल 1 हफ्ते चलाना होता है, आप सिर्फ 1 चम्मच तेल डालो। काजल के कहने पर नेहा सिर्फ 1 चम्मच तेल डालती है। काजल, सारे मसाले नमक कहाँ हैं? बहू, सारा सामान पन्नी में रखा है और कील पर टंगा है, तुम सब्जी में सिर्फ नमक और हल्दी देना। नेहा घर में जो थोड़े से सामान रखे होते हैं उसी से रोटी और सब्जी बनाती है, जिसे पूरा परिवार खाता है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। मुझे लग ही रहा था ये बारिश हो जाएगी, अच्छा हुआ जो मैंने सारी सब्जी घर में रख ली थी। अब ये बारिश रुके तो मैं बाजार जाऊं। माँ जी, मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती, क्या मैं भी आपके साथ सब्जियाँ बेचने चलूं? इसी बहाने मुझे यहाँ के रास्तों का पता चल जाएगा। बहू, तू आते ही मेरे साथ सब्जियाँ बेचने जाएगी, वो भी बारिश में? तो क्या हुआ माँ, उसका मन है, मान जाओ। अमित के कहने पर शांति इस बात के लिए राजी हो जाती है। कुछ देर में बारिश बंद हो जाती है और ठेला लेकर शांति अपनी बहू के साथ सब्जी लेकर बेचने निकल जाती है। पर बारिश होने की वजह से रोड पर पानी भरा होता है और उस पानी में भी ठेला लेकर शांति आगे चल रही होती है। तो ये सब देखकर एक बार फिर नेहा को अपने मायके के दिन याद आते हैं। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझे भुट्टे खाने हैं। बारिश में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है।
नेहा भुट्टा खाने के लिए गाड़ी से उतरती है। तेज बारिश होने की वजह से ड्राइवर छाता खोलकर उसके साथ चलता है और वो छाते के नीचे खड़ी होकर भुट्टा खाती है। नेहा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी सास का ठेला एक गड्ढे में फंस गया है और चारों तरफ कीचड़ है। अकेली शांति ठेला खींच नहीं पा रही होती है। अब वो इसमें अपनी सास की मदद करती है। माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। बहू तो इतने बड़े घर की लड़की है, सब छोड़कर हमारे घर आई और इस बारिश में गरीबों के साथ इतने बुरे हालात देख रही है। इतना बोलकर शांति इमोशनल हो जाती है, पर नेहा अपनी सास का पूरा साथ देती है और दोनों सास बहू ठेले को धक्का मारकर गड्ढे से बाहर निकलते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अमित नौकरी की तलाश में इधर उधर जाता है, तो वहीं नेहा भी पूरे दिन नौकरी की तलाश करती। इस बारिश को भी अभी होना था जब मुझे सब्जी बेचने के लिए बाजार जाना था। माँ, मैंने आज 2 मुट्ठी दाल बनाई है और चावल, पर मैंने आज तुझे खिचड़ी बनाने को कहा था। हम सब भी वही खा लेते। अब एक काम कर, दाल चावल को मिलाकर थोड़ा और पका ले अपने पापा के लिए। क्या हुआ भाभी, 1 हफ्ते का राशन खत्म होने वाला है। चलो मुझे तुम सब्जी दे दो, 2 पैसे कमा लोगी इस बारिश में। इस बारिश में भले ही मेरी 1 रुपए की कमाई ना हो, पर मैं तुम्हें सब्जी नहीं देने वाली। और तो देखो, बेरोजगार बेटा घर में बीवी लाकर बैठा है और तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। अपने बहू बेटे पर ज्यादा मत इतराओ, क्योंकि वो तुम्हारे ही ऊपर बोझ बनकर बैठे। सारी जिंदगी तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। आशा सब्जी लेने के बहाने उस बारिश में शांति को ताने देकर चली जाती है। ये बात अमित और नेहा को काफी बुरी लगती है और नेहा एक बार फिर अपने घर के राशन को देखती है। घर में राशन के नाम पर थोड़ा सा चावल, आटा और पन्नी में थोड़ी सी हल्दी नमक रखी थी। दूसरी तरफ कुछ सब्जियां खराब हो चुकी थी, जिसे बनाने के लिए शांति ने एक तरफ रखा था। यह सब देख नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो अमित के साथ बारिश में ही नौकरी की तलाश में निकल जाती है। बहुत जल्द अमित और नेहा की नौकरी लग जाती है और ऐसे एक रात जब पूरा परिवार पानी वाली खिचड़ी खा रहा होता है तो माँ, मेरी जॉब लग गई है। अब हमें 1 दिन के राशन को 1 हफ्ते नहीं चलाना होगा। माँ जी, बस अब 1 महीने और मुश्किलों का सामना करना है, फिर सब ठीक होगा और पापा जी का अच्छे से इलाज होगा। अमित और नेहा शांति को और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो शांति से 1 रुपया नहीं लेते और सुबह जल्दी उठकर बारिश में ही पैदल चलते हुए ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हुए कभी दुकान के नीचे तो कभी घरों के बाहर खड़े होकर रुकते हुए पैदल बारिश में घर आते हैं। इसी तरह 1 महीने के बाद जब सैलरी मिलती है तो नेहा और अमित 1 हफ्ते का नहीं बल्कि 1 महीने का राशन लाते हैं और आशा को सुनाते हुए कहते हैं, माँ जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपका हक हिस्सा कोई कितनी ही चालाकी से क्यों ना हड़प ले, पर जिन्हें राजा बनना होता है वो बन ही जाता है। अपने घर की बालकनी पर खड़ी आशा ये सब सुनकर मुंह बनाकर अंदर चली जाती है और उस दिन पूरा परिवार दाल तड़का फ्राई, राइस, पूरी, पनीर जैसा खाना खाते हैं और बाहर हो रही बारिश को एंजॉय करते हैं।